अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ नाज़रीन, मैं हूं शुमाइला नवाज, आपकी होस्ट। और आज जो सूरत हाल है उस हवाले से हम बात करेंगे। साल 9 में पीपल्स पार्टी और बानी पीटीआई का किरदार क्या होगा, इस पर बात करेंगे। जबकि बिलावल भुट्टो ने 10 नुकाती मंशूर का ऐलान कर दिया है और उस 10 नुकाती मंशूर में उनका कहना यह है कि तमाम तनख्वाहें डबल कर दी जाएंगी। अगर वो इक़्तिदार में आए तो वो आवाम की भलाई के लिए इतने काम करेंगे कि आवाम उनको फिर कभी जाने नहीं देगी। उन्होंने ये कहा कि बिजली मुफ्त हो जाएगी और गरीबों के लिए 30 लाख घर जो है वो बना दिए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि मजदूर कार्ड भी देंगे हम और किसान कार्ड भी देंगे हम, और जो यूथ है हमारी 70% यूथ जो है उसको साथ लेके चलेंगे। जो बेरोजगारी का खात्मा है वो कर दिया जाएगा और किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है कि जो उन्होंने तमाम वादे कर लिए, 10 नुकाती अपना एजेंडा पेश कर दिया। जबकि चेयरमैन पीटीआई का ये कहना है कि बानी पीटीआई आखिरी गेंद तक लड़ेंगे और उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि कुछ भी हो मैं आखिरी गेंद तक खेल खेलूंगा और इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा और अवामी जो रद्द अमल है उसको फेस करूंगा। ये देखूंगा कि कितनी आवाम मेरे साथ मौजूद है। जबकि एक अहम चीज़ आज, एक अहम दौरा आज कराची का किया। मियाँ शहबाज शरीफ ने 2 रोज़ा दौरे पर कराची में हैं और जो अपने पुराने इत्तेहादी हैं उनको शायद मनाने की कोशिश में वो लगे हुए हैं। बड़े धुआंधार खिताबात उन्होंने किए हैं और उनके खिताब में तनकीद भी थी, इल्ज़ामात भी थे, बयानात भी थे और अपने वो काम भी थे जो उनकी गुज़िश्ता हुकूमत ने किए आवाम के लिए। और वो दावे और वो वादे भी थे कि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं, आवाम उन पर भरोसा करती है तो वो क्या करेंगे आवाम के लिए और कराची के आवाम के लिए क्या करेंगे, जो कि 72% 72% वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है पूरे मुल्क का। इसके बावजूद हालात यहाँ पर बहुत ज़्यादा दगरदू हैं। तो आवाम, कराची की आवाम जो है कितना उन पर भरोसा करेगी, इस पर भी बात करेंगे। जबकि पीटीआई के जो सूरत हाल है, कभी किसी के कागजात नामजदगी का मामला आ जाता है कि वो जमा नहीं हो रहे, तो कभी किसी के अरेस्ट होने का मामला आ जाता है। तो क्या जो पीटीआई है वो 9 मई के वाक़यात से निकल पाएगी या वो इन्हीं सूरत हाल में उलझी रहेगी? ये तमाम जो सूरत हाल है इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद होंगे उनका मैं तारुफ करवा दूं आपको। सलीम सचवानी साहब तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और इकबाल सान साहब जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, ये हमारे साथ मौजूद होंगे। मजीद जो गेस्ट भी हमारे साथ आएंगे उनका तारुफ भी मैं आपको करवा दूंगी। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है इकबाल सान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? सर, शहबाज शरीफ साहब तो कराची में डेरे डाल दिए उन्होंने, इतने धुआंधार खिताब कर रहे हैं और इतनी कड़ी तनकीद कर रहे हैं सब पर, और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत को तो उन्होंने निशाने पे रख लिया है। ठीक है, उनका राइट है, कड़ी तनकीद भी करें, माइक भी फेंकें, जोशीले खिताब भी करें, सब कुछ करें, उनका हक है। लेकिन सुबह सिंध में माजी में उनकी एक भी सीट नहीं है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। यही मुस्लिम लीग नून है जो इलेक्शन के जमाने में सुबह सिंध में या शहर कराची में नजर आती है। तो उसके बाद 5 साल तक उनका कभी या अगले 5 साल या 10 साल आपको कभी कोई ऐसा मियां साहब का या शहबाज शरीफ साहब का कोई आपको विजिट या इसके निशानदेही तो हाफिज नईम रहमान साहब ने कर दी है। उन्होंने कहा कि पहले भी आए थे और गाना सुना के चले गए, अब गजलें सुनाने के लिए आए हैं। ये बात तो हाफिज नईम रहमान साहब कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये वो हैं जो बरसात के दिनों में। बात तो दुरुस्त है कि अभी वो मुत्तहिदा कौमी उम्मत से इत्तेहाद के लिए जब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कुछ दिनों पहले कहा था कि कराची अब सियासी रोजगार भी देगा, तो वो इन्हीं के लिए की गई थी बात। तो जो आप सियासी रोजगार जब देना ही नहीं चाहते किसी के साथ, तो फिर आप उनके साथ बैठना की चाहते हो। फिर जब मियां साहब पंजाब में होते हैं, कहते हैं कराची में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन किया मैंने, कराची को अमन का गहवारा बनाया मैंने, और तो ये वही ऑपरेशन था जिसमें एमकेएम के सैकड़ों हजारों कारकुनान जो है वो असीरान बने, बारवाए अदालत कत्ल भी हुए और बकौल नवाज शरीफ साहब थे कि ये जो ना दहशतगर्द थे, रॉ के एजेंट थे। और ये इत्तेहाद में तो मुझे इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। जवाब मुत्तहिदा कौमी उम्मत के दोस्तों को देना पड़ेगा और नून लीग को देना पड़ेगा। जो मियां साहब पंजाब में बैठ के कुछ और बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब आते हैं एमकेएम से बात करने के लिए, जबकि मियां साहब जो है शायद यहाँ इनसे बात करने के लिए भी बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आते। देखें, यहाँ तो समझना पड़ेगा कि एमकेएम जो है जो सियासी रोजगार मुस्लिम लीग नून को देने जा रही है कराची के अंदर, तो एमकेएम को ये सोचना भी पड़ेगा कि माजी में 2013 के इलेक्शन में या 2018 के इलेक्शन में एमकेएम के पास, मुस्लिम लीग नून के पास क्या स्टेक था सुबह सिंध के अंदर।
तो जवाब मिलेगा कि कुछ भी नून का कोई स्टेक है नहीं, सुबह से उनके अंदर ये लाख इत्तेहाद करते रहे। उनके पास कोई ऐसा स्टेट नहीं है कि कुछ सूबाई और कम्युनिस्ट में सीट में जीतने की पोजीशन तो हो। जरूर कोशिश करें एक आध सीट पे बल्दिया टाउन जैसी, जहाँ पर मुस्तफा कमाल का मुकाबला हो रहा है शहबाज शरीफ साहब से, तो ये इनको इत्तेहाद भी मुबारक और इनको मुकाबला भी मुबारक। जी अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये बयानात और इल्ज़ामात तक ही सियासत जारी रहेगी। यहाँ काम जो उन्होंने किए वो भी गिनवाए थे, उन्होंने कहा कि 3 से 4 मंसूबे दिए हैं और बहुत बड़े मंसूबे दिए हैं हमने कराची वालों को। अगर कराची को मंसूबे दिए तो भाई कोई एहसान नहीं किया, सभी देते हैं कराची के मंसूबे, क्योंकि पाकिस्तान को पूरा रेवेन्यू देने वाला शहर कराची है। फेडरल में जो भी होता है उसको कराची के मंसूबे देने पड़ते हैं, और कराची के में हर 2 साल के बाद एक बड़ा मंसूबा देना, 2-3 साल में देना इसलिए भी जरूरी है कि कराची की पॉपुलेशन में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जहाँ पर आबादकारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जहाँ पर मुल्क की जो है पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से तो लोग आबाद होते हैं, रोजगार के लिए आते हैं, उनका मुल्क है, उनका शहर है, बिल्कुल आए, लेकिन यहाँ गैर मुल्की भी उतनी ही बड़ी तादाद में आबाद है जो कराची के मसाइल में हमेशा इजाफा करते हैं। तो इसमें कोई एहसान नहीं कि उन्होंने फेडरल में अगर गवर्नमेंट थी और उनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट में अगर लोग थे तो उन्होंने कराची में कोई प्रोजेक्ट दिया, तो कोई इसमें अचंभे की बात नहीं है और कोई बड़ी बात भी नहीं है। उनका कराची का हक था, तमाम वफाकी हुकूमत अवाम का पैसा था, अवाम पे खर्च किया, कोई एहसान नहीं किया, है ना? जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त कहा इकबाल साहब आपने। अच्छा नाज़रीन, सलीम सिचवानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, अक्सर हमारे प्रोग्राम्स में अपने तज्जियों से हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं और तज्जिए देते हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सलीम सिचवानी साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआ आप सुनाएं, ठीक ठाक? ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी इतना ज़बरदस्त आज तो गहमा गहमी रही है शहर में। शहबाज शरीफ साहब ने आके तो धुआंधार खिताबात का सिलसिला जारी कर दिया। उन्होंने ये भी बताया, लिस्टें भी निकाली कि इन लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है और अब बहुत बड़ा यहाँ पे एक चेंज आने वाला है, और बड़े दावे किए, बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कराची की तो तकदीर ही बदल देंगे, जैसे पूरे पाकिस्तान की तकदीर 18 माह में तब्दील की, इस तरीके की तकदीर तब्दील करेंगे। तो ये हमसे दूर ही रहे तो अच्छा है। अच्छा पूरे मुल्क का खाना खराब करके अब क्या शहर कराची का खाना खराब करने आ रहे हैं ये? अच्छा, मगर इंशाल्लाह आप देखेंगे शहर के अवाम जो है वो बाशऊर और लोग हैं। कराची के अवाम को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी इस हल्के में जहाँ से लड़ रहे हैं। अच्छा, आप तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, यानी कराची की आवाम अब कोई भरोसा नहीं करेगी किसी पे। आंखें खोल ली हैं कराची की आवाम। कराची की आवाम ने आंखें खोल ली है। अब कराची की आवाम को पाकिस्तान की दीगर आवाम की तरह अगर बायोमेट्रिक का हक दिया जाए तो तख्ता पूरा उल्टा हो जाएगा। जो सुनहरे ख्वाब जिस जिन हल्कों में देखते हुए उन सारे हल्के उल्टे हो जाएंगे। मगर मसला यही है कि आवाम को आवाम का हक दिया नहीं जा रहा, और अभी भी धांधली के मुख्तलिफ तरीके जो है वो आजमाए जा रहे हैं और धांधली के मुख्तलिफ तरीके निकाले जा रहे हैं। अच्छा, तो आप अरे रिपोर्ट किया ये कहीं, जिन तरीकों का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर आपकी नॉलेज में है तो कहीं पे आपने रिपोर्ट किया कि इस तरह से चीजें चल रही हैं? मुसलसल पीटीआई लड़ती हुई आ रही है इनके मुख्तलिफ तरीकों से। अभी बल्ले का निशान उन्होंने किस खुशी में छीना था? इसी चक्कर में छीना के पीटीआई को डैमेज करे। और बायोमेट्रिक जो पीटीआई ने हक दिया था आवाम को ईवीएम मशीन के तहत, वो कौन से कानून के तहत इन्होंने 15-20 MNS बैठ के उस कानून को तब्दील कर दिया? 15-20 महीने को क्या हक पहुंचता है कि वो बैठ के एक पूरा कानून अवाम की फेवर का, जिसको 150 से ऊपर MNS ने बनाया था, उसको 15-20 MNS बैठ के उसको तब्दील कर दें। फॉरेन में बैठे हुए पढ़े लिखों को जो वोट का हक दिया था, 15-20 MNS बैठ के कानून को तब्दील कर दिया। ये MNS के ऊपर भी इस तरह के इंशाल्लाह गवर्नमेंट चेंज होगी तो 2/3 अक्सरियत के बगैर कोई कानून ये तब्दील नहीं कर सकेंगे। कानून बन तो ये सादा अक्सरियत से जाएगा, मगर तब्दील होने के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत पड़ेगी। इस तरह के भी कवानीन बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप समझते हैं कि अब जो आइंदा आने वाली हुकूमत है वो मखलूत हुकूमत बनेगी? अगर फेयर और इलेक्शन हुए तो 2/3 अक्सरियत से पीटीआई वाज़ेह अक्सरियत से जीतती हुई नजर आ रही है। आप सर्वे देख लें, आप खुद सर्वे करा लें, आप नून लीग के हल्के में चले जाएं या किसी और पार्टी के हल्के में चले जाएं, आपको वाज़ेह हो जाएगा कि 80 से 90% जो है पब्लिक पीटीआई के साथ है। अच्छा जी बिल्कुल 100%। और जो दूसरे लोग हलकों में जाते हैं, नून लीगी जा रहे हैं या पीपल्स पार्टी के जो लोग जा रहे हैं, तो उनको वो रिस्पांस नहीं दे रहे हैं? आपके सामने है, नून लीग के नवाज शरीफ साहब जब से आए तब से जलसा करके इनको गुब्बारे की हवा निकल गई है। और उसके बाद वो जलसे में इनके उन्होंने इतने अखराजात कर गए कि वो जो है ना वो खुद भी परेशान है कि अगर मेरे को 20-25 जलसे पढ़ने पड़े और इतने ही अखराजात से करने पड़े तो मैं किधर जाऊंगा? अच्छा ठीक है, तो मुझे लंदन से पैसे मंगाने पड़ जाएंगे जो मैं लूट के लेके गया हूँ। अच्छा, लेकिन बिलावल भुट्टो तो बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो तो बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं,
देखिए, हर पार्टी के पास 15-20 हजार जो है वो वर्कर होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां जो भी है। तो आप देख लें, काउंटिंग कर लें, 15-20 हजार सीटें बनना इज नॉट अ बिग डील। और यही क्वांटिटी नजर आ रही है बिलावल साहब के जलसों में, 20-25 हजार की। अच्छा, और 10 रुकात ये जो एजेंडे का उन्होंने जो मंशूर का ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 30 लाख तो घर देंगे, बिजली मुफ्त देंगे, गरीबों को सहूलत कार्ड और किसान कार्ड, मजदूर कार्ड, बड़े ऐलान किए, तनख्वाहें डबल कर बहुत देंगे। अच्छे दावे किए उन्होंने, मगर 2008 से लेके आज 2024 आने वाला है जी जी तक जो है ना, वो सिंध के अवाम ये सब चीजें सिंध को अवाम को अगर ये दे देते, अगर ये जो दावे कर रहे हैं सारी चीजें सिंध को अवाम को प्रोवाइड कर देते, सिंध में सारे वसाइल होने के बावजूद सिंध की अवाम आज तकालीफ के अंदर में, अगर वो सिंध के अवाम को प्रोवाइड कर देते तो ये आज दावे करने में हक के बजानिब होते। अब ये दावे सिर्फ दावे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल उठा दिया है। इकबाल सान साहब हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी से, उनसे पूछ लेते हैं। इकबाल साहब, ये सलीम साहब ने एक सवाल उठा दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर ये जो बिलावल भुट्टो दावे कर रहे हैं कि तनख्वाहें डबल कर देंगे और 30 लाख घर दे देंगे और मजदूर कार्ड, किसान कार्ड और भी बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे, 70% जो यूथ है उसको हम बेरोजगारी उसकी ख़त्म कर देंगे, ऐसे प्लान्स लेके आएंगे, तो कराची में या सिंध में जब आपकी गवर्नमेंट रही है तो इसमें आपने ऐसा कोई मॉडल सिटी या कोई ऐसा मॉडल डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं बनाया? क्यों, यहाँ क्या ऐसी मुश्किल थी? आप मुल्क बनाने निकले हैं, शहर को नहीं बना सके? करता चलूं जी कि 15 सालों से फेडरल में हमारी गवर्नमेंट नहीं है। हम 2008 से 13 तक हमारी गवर्नमेंट थी। हमने 18वीं तरमीम के जरिए उसी 2008 से 13 वाली गवर्नमेंट में सूबों को बाइख्तियार किया। उसी गवर्नमेंट में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो कार्ड लॉन्च किया, वो आज तक जो है पूरी दुनिया में उसको जाना पहचाना जाता है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने वुमेन डेवलपमेंट के हवाले से जो काम किए उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कंटिन्यू किया। खरगोन में जो कोयला जिसका नवाज शरीफ साहब क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, 1986 में बेनजीर भुट्टो 96 में बेनजीर भुट्टो ने उसकी बुनियाद रखी थी, 97 में मियां साहब ने उस पर काम रोक दिया था। आज पाकिस्तान की एक बड़ा बिजली की पैदावार जो है वो थरकोल से दी जा रही है। सूबा सिंध में 2008 से लेकर 2018 के इलेक्शन तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसलिए कामयाब हुई कि वो परफॉर्म कर रही थी। 2008 के मुकाबले में 13 में हमने ज्यादा सीटें ली, 13 के मुकाबले में 18 में हमने ज्यादा सीटें ली। यही वो पैमाना होता है जिसको आवाम का वोट कहते हैं। और जो बल्दियाती इलेक्शन में शहर कराची ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है वो भी सबके सामने है। कंटोनमेंट में कभी हमारे खातर हुआ कामयाबी इकबाल खान साहब, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। इलेक्शन में भी मेरी बात मुकम्मल हो रही है इस बार कैंटोनमेंट के होने वाले इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पैमाना क्या होता है कि किसने काम किया या नहीं किया, तनकीद देखें सियासी जमातें या सियासी जमात के कारकुनान एक दूसरे पे करते हैं, उनका हक है, लेकिन पैमाना ये होता है कि रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट अगर आप ये कहें कि केपी में क्योंकि 2008 में हमारी गवर्नमेंट बनी थी और पीटीआई ने केपी में परफॉर्म किया था तो 13 में इसलिए उनको वोट मिल गया, तो फिर ये पैमाना सूबा सिंध पर लागू क्यों नहीं होता? जब केपी में आपको दोबारा मैंडेट मिलता है तो आपकी परफॉर्मेंस है, जो सूबा सिंध में हमें जब मैंडेट मिलता है तो फिर वो हमारी परफॉर्मेंस नहीं है। तो परफॉर्मेंस बेस ही बात कर रहे हैं हम, और परफॉर्मेंस पे की बुनियाद पर ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन में जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन में वफाक की बड़ी जमात होने का दावा कर रही है, उसको साबित भी करेगी। और जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 10 रुकनी एक ऐलान किया है ना, 10 नंबर दिए उन्होंने, जी 10 नुकाती मंशूर दिए, तो वो उन्होंने इसी बुनियाद पे कहा है कि इंशाल्लाह जब फेडरल में हमारी गवर्नमेंट आएगी तो ये सारे जो काम है ये फेडरल गवर्नमेंट की करने के उस पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस 5 साल में 8 से 13 वाले साल में बहुत ऐसे काम भी किए थे जो काबिल सताइश है। ठीक है इकबाल साहब, देखिए मेरी बात सुने, मसला ये नहीं है कि आपके उम्मीदवार कितने आए हैं, आवाम ने आपको वोट दिए, मसला वो कारकर्दगी है जो रोड पे नजर आनी चाहिए, जो सामने आंखों को दिखनी चाहिए। देखिए गटर के ढक्कन से लेके देखिए नहीं हमें वोट दे रहे हैं वो भी आंखों वाले, देखिए बिलावल भुट्टो साहब ने वो बगैर आंखों वाले नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब ने जिन 30 लाख घर का वादा किया, बिजली मुफ्त देने का वादा किया, तो वो कारकर्दगी की बुनियाद पे आएगा ना सर जी। आप बात को समझने की कोशिश करें कि नजर क्या चीज आ रही है। सुने मुझे मैं कह रहा हूँ पैमाना ये है
कि आपको पहले से ज्यादा इलेक्शन में कामयाबी मिली या नहीं मिली। तो पैमाना यही है, और यही वो लोग होते हैं जो वोट करते हैं, जिनकी आंखें, कान और मुंह खुले हैं। ऐसा नहीं है आप कहिए जी वो नजर आना चाहिए। नजर कराची में अरबों रुपए के तरक्याती काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खातिर ख्वाह डिस्ट्रिक्ट सेंटर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई मैंडेट नहीं, एक सूबाई असेंबली की सीट जिला सेंटर में नहीं है। अरबों रुपए के तरक्याती काम किए, और MQM के साबिक मुंतखब नुमाइंदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जोक दर जोक शामिल हो रहे हैं। तो वो वजह क्या है कि लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ नहीं रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं। तो यही तो वो पैमाना होता है मेरी बहन, जो आप समझ नहीं पा रही है। वोटों का पैमाना होता है सर। इस साल ये जो रिपोर्ट्स हैं सामने, उनकी मैं बात कर रही हूँ। इस साल 60 से जायद खवातीन और बच्चे गटर के ढक्कर ना होने की वजह से गटरों में गिरे। 35 से 36 लोग डेली की बुनियाद पर जो सुसाइड कर रहे हैं। टेंशन, डिप्रेशन, महंगाई, इन तमाम सूरत हाल के बायस आप ये बताइए 3 करोड़ लोग, सर जी मेरी भी बात सुन लेना, 3 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए। आप ये मुझे बताइए कि 2.5 करोड़ बच्चे जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अगर हम कराची की सूरत हाल देखें तो यहाँ पे ये मसाइल, पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से 70% तो 90% तो मसाइल हैं। पिछले 10 सालों से मेरी बहन पाकिस्तान में 5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, और पौने 4 साल जो है वो इमरान खान की हुकूमत रही है, और बाकी 16 महीने कोलिशन गवर्नमेंट थी। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं पीपल्स पार्टी की? ये तो बिल्कुल इसी तरह हो गया जी, सिंध में कुत्ते के काटने से लोग मर गए, तो पूरे पाकिस्तान में जो कुत्ते हैं वो पागल नहीं होते, सिर्फ सिंधी के कुत्ते पागल होते हैं। सर जी मैं सिंध और कराची की ही बात कर रही हूँ। ठीक है सलीम साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? सर देखें, पीपल्स पार्टी जो इस वक्त है नून लीग की बी टीम बनी हुई है, और उसका वाज़ेह सबूत ये है कि इन्होंने EBN मशीन, जो आवाम को ताकत का सरचमा बनने का हक मिल रहा था, उसको ख़त्म करने में इन्होंने किरदार अदा किया। बैरून मुल्क ममालिक में रहने वाले 1 करोड़ के करीब वोटरों का, जो कि EBN के जरिए और दीगर ई वोट के जरिए जो उनको हक दिया जा रहा था, उससे इन्होंने महरूम किया। और 3 लाख वोट लेके शहर कराची, जिसकी आबादी 3 करोड़ है, तो ये कारकर्दगी नहीं है। ये शर्म की बात है कि 3 लाख वोट लेके आप 3 करोड़ के ऊपर हुक्मरानी करने जा रहे हो। और अवाम, सिंध की आवाम की क्या हालत है? डॉक्टर समर मुबारक ने इनको वफाक से मायूस होने के बाद सिंध गवर्नमेंट को ऑफर की थी कि मैं थर्ड कोल के कोयले से आपको गैस, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल, ये चारों चीज़ें सिर्फ ड्रिल करके मैं निकाल के दे रहा हूँ। उससे आपके कोयले निकालना, फिर उसको यूज़ करना, तमाम झंझट से आप आज़ाद हो जाओगे। मगर सिंध गवर्नमेंट ने भी वफाक के नवाज शरीफ गवर्नमेंट की तरह इन्होंने भी इससे फ़ायदा नहीं उठाया। अवामी मफाद के वो तमाम काम जिससे कौम को फ़ायदा पहुँच सकता था, इससे न सिर्फ सिंध की आवाम को बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा पहुँच सकता था, अगर सिंध गवर्नमेंट इसमें हकीकत में दिलचस्पी लेती है आवाम के मसाइल हल करने के लिए। मगर इनको कोई दिलचस्पी नहीं है कि आवाम के मसाइल हकीकत में हल हो। और शहर सिंध, कराची शहर जो वो सिंध के अंदर में है, तो कराची शहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी आती है कि अगर ढक्कन खुले हो तो ये इससे बरूज़मा नहीं है। क्या आज तो मेयर भी इनका, इसके बावजूद भी हादसा हुए और अमवात भी हुई हैं। ठीक है। अच्छा सलीम साहब, ये तो खैर बातें जो हैं तनकीद बराए तनकीद, और जो चीज़ें सामने आती हैं, रिपोर्ट हकायक ज़ाहिर ग्राउंड रियलिटीज़ हमारे सामने जो आती है तो वो हम आपके सामने रखते हैं और सवाल पूछते हैं। सलीम साहब ये बताइएगा, ये जो PTI की जो सूरत हाल है, आपकी जो ताज़ा आप कहते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही होती है, ये 9 मई के वाक़यात के जो असरात हैं PTI के ऊपर, क्या आप इन असरात से बाहर निकल पाएंगे या 9 मई के वाक़यात की जुडिशरी इंक्वायरी की मुतालबा एक वाहिद लीडर है जिन्होंने की थी, वो है PTI के लीडर हमारे खान साहब, जिन्होंने मुतालबा किया कि जो है वो जुडिशरी इंक्वायरी कराई जाए। क्यों? कि उसके अंदर में किस तरीके से लोगों को बहका के अंदर बुलाया गया, किस तरीके से पहले से कितने शीशे तोड़ के रखे गए थे, और किस तरीके से उंगलियों के इशारे से गेट खुल गया, और किस तरीके से कोर कमांडर के सारे हिफाजती अमला गायब था। सरासर कोर कमांडर सलमान गनी साहब को जान लेने की साजिश थी, जो अल्लाह की रहमत से इमरान खान की बहनों ने और यास्मीन राशिद साहबा ने नाकाम बनाई। इन्होंने लोगों को बाहर रोका और बुलाने वालों को भी इन्होंने डांटा डपटा, जिसकी वजह से लोग अंदर न के, वरना हुजूम अगर अंदर जाता तो कौन कहां से फायर करता और किस किस को गोली लगती वो अल्लाह बेहतर जानता, और मालूम भी न पड़ती कि किसने किया ये काम। तो ये तो जो है प्री प्लानिंग एक साजिश थी, जिसके ऊपर जुडिशरी इंक्वायरी हम कराएंगे, ये नहीं कराएंगे ना तो आने वाली PTI की गवर्नमेंट जरूर कराएगी कि कौन लेके गया था वहां पे और कौन
जो है ना वो इस तरह के वाकयात में मुलव्वस, कौन खवातीन के घरों में घुसा था, किसने खवातीन को बालों से पकड़ के घसीटा था और किसने जुल्म सितम का बाजार गर्म किया था, किसने घरों में तोड़फोड़ की थी, किसने इस्लामी इक़दार का पामाल किया था। जिन जिन जो इस्लामी इक़दार को पामाल करने के जिम्मेदार थे उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो कोई छुपा हुआ जासूस हो। ठीक है, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, हकायक आवाम के सामने आने चाहिए और बहुत अच्छी बात है। अच्छा नाज़रीन, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। बिल्कुल हम गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे और जो हमारे पास मौज़ूआत हैं उन पर डिस्कस करेंगे, तज्ज़िया हासिल करेंगे। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, सलीम सिचवानी साहब तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, जबकि इकबाल सान साहब पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। इकबाल साहब, इलेक्शन में लीगी इत्तेहाद की जीत मुतवक्के है। ये दी इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है, इंटरनेशनल मैगजीन है, उसने रिपोर्ट शाया कर दी है और उन्होंने कहा है कि जो लीगी इत्तेहाद होगा वही जीत सकेगा, उसी को कामयाबी होगी। कैसे देखते हैं आप इस इंटरनेशनल रिपोर्ट को? देखिए, सर्वे जो इलेक्शन के दिनों में जो ना करवाए भी जाते हैं और किस तरह करवाए जाते हैं, क्या मराद दी जाती है सर्वे करवाने के लिए, उनका क्या क्राइटेरिया होता है, क्या तरीकेकार होता है। अच्छा। ये तो वो इंटरनेशनल सर्वे रिपोर्टर और जो लोकल सर्वे करने वाले जो आज के यूट्यूब पे नजर आते हैं वही बता सकते हैं। अच्छा। हमारा मानना तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर से एक दिलेराना फैसला किया है। इलेक्शन लड़ने का जो मुश्किल फैसला था उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने अपनाया है और मुस्लिम लीग नून को चैलेंज किया कि आए हम आपका मुकाबला करेंगे, आप ही के शहर में, आप ही के सूबे में, जहां पर आप अपने आप को सियासी क्लेम जहां का करते हो, और वहीं तहरीक इंसाफ भी अपना सियासी जो है दावा करती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने इनको चैलेंज किया है पंजाब के अंदर। तो ये कोई मामूली बात नहीं होती। मैं ये समझता हूँ कि सारे सर्वे धरे के धरे रह जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। जब 8 फरवरी को इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल करेगी, तो जो झूठे सच्चे दावे सर्वे रिपोर्टर्स के हैं वो आप देख लीजिएगा वो कहाँ चले जाते हैं। अच्छा इकबाल साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि बिलावल साहब ने बड़ा दिलेराना फैसला किया है, यानी अपने क्राइटेरिया से, अपने हुदूद से जिसे कहते हैं, जाहिर है सिंध में आपकी पावर है, आप ये कहते हैं अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर जाके खेलना जो है। एग्जैक्टली, कंफर्ट जोन से निकल के आपने एक दूसरे उसमें ट्राई किया और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये भी बताइएगा, उन्होंने अपने कंफर्ट जोन में क्यों नहीं कागजात नामजदगी जमा करवाए? कंफर्ट जोन को क्यों उन्होंने इरिटेट कर दिया? यहाँ की आवाम जो इंतजार में थी कि बिलावल साहब यहाँ से कहीं लड़ेंगे, वो यहाँ से तो उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया उन्होंने कराची को। नहीं, इग्नोर नहीं किया। वो एक आपने वो भी देखा होगा 2018 के अंदर शहर कराची में NA 243 पे इलेक्शन लगा था वजीर आजम कराची से, और फिर वही वजीर आजम कराची में अपने सारे टर्नओवर में सिर्फ 2 बार कराची आया। एक दफा पता नहीं 63 अरब रुपए और एक दफा 11 अरब रुपए का वादा किया और 11 रुपए भी कराची के लिए मुख्तस नहीं किए। तो ऐसा वादा बिलावल भुट्टो जरदारी कराची के लोगों से नहीं करेंगे। कराची से इलेक्शन लड़ने का इरादा इसलिए भी नहीं किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस बार कराची में बहुत कंफर्ट जोन में है। तो ये जो 10 नुकाती मंशूर है, ये कराची के अलावा लोगों के लिए है? वो मेरी बात नहीं, आप मेरी बात को गलत तरफ ले जाते हैं, अपनी मर्जी से ना ले जाएं मेरी। अच्छा। वो बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत कंफर्ट जोन में कराची के हवाले से, और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर ही कराची के इलेक्शन को जीत कर कामयाब हो जाएंगे। अच्छा। जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा। तो पंजाब क्योंकि आमतौर पर हम ये समझते हैं कि हमारे लिए इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमजोर पिच अगर है पंजाब, तो उसी पिच को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान आपने अपना मजबूत उम्मीदवार वहां उतारा है, यूं कह लेते हैं। एक सीट थोड़ी है पंजाब की। अच्छा। पंजाब में एक NA थोड़ी है, पंजाब में सैकड़ों NA हैं। ठीक। पंजाब में हमने फोकस कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पॉलिटिकल साइज को इजाफा करने के लिए ये फैसला हुआ है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो पंजाब का महाज संभालेंगे, बाकी कारकुनान सूबा सिंध का महाज संभालेंगे। सूबा सिंध में हमें किसी का खौफ नहीं है। ये सब मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने आ रहे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि ये समझते हैं कि सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हराना इंतहाई मुश्किल काम। ये कह रहे हैं कि हम अगर अकेले आएंगे तो मुश्किल होगी, इसलिए नून लीग जो है वो MKM के साथ इत्तेहाद कर रही है। और MKM नहीं है, चूचू का मुरब्बा है, ये टांगा पार्टियां भी हैं जो GDA में 9 पार्टियों की शक्ल में शामिल है, ये भी साथ शामिल है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इत्तेहाद करना तो अच्छी बात है। अगर इत्तेहाद करने से कुछ करें इत्तेहाद, आवाम को इत्तेहाद करने का मकसद ही ये होता है कि आप जब अपने आप को कमजोर समझते हैं
तो आप सीट एडजस्टमेंट करते हैं, आप वफाकी तौर पर सीट एडजस्टमेंट नहीं करते। पीपल्स पार्टी भी सूबाई सतह पर या इलाकाई सतह पर इख्तियार दिया है तो लोकल तंजीमों को कि अगर आप किसी से सीट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, कंफर्टेबल है तो आप कर सकते हैं। लेकिन वफाकी सतह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी तक किसी के साथ इत्तेहाद का फैसला इसलिए नहीं किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल हैंडेड इलेक्शन में जाना चाहती है और कामयाबी हासिल करना चाहती है। ठीक है। अच्छा सलीम सुचानी साहब, आप इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपके तो ओवरसीज में बड़ी स्ट्रेंथ है, ओवरसीज जो आपके वोटर्स हैं वो बड़ा आपको सपोर्ट करते हैं। अब ये इंटरनेशनल द इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है उसमें रिपोर्ट ये शाया होना कि लीगी इत्तेहाद जो है वो हुकूमत बनाएगा और पीटीआई हार जाएगी, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बात कही। रिपोर्ट को उसी तरह देखता हूँ कि जब मैं 2013-8 के इलेक्शन में कराची में बदमाशी, गुंडागर्दी और तशद्दुद से भरपूर तरीके से अवाम के हक पे डाका डोल के कराची और दीगर मकामात पे जब वोटिंग होती थी, और यही यूरोपियन यूनियन, यही इकोनॉमिक सर्वे जो कहते थे पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे के ऊपर काम हो रहा है। इस वक्त तमाम तर दुश्मन एजेंडों का निशाना सिर्फ और सिर्फ खान साहब हैं। इंटरनेशनल माफिया और लोकल माफिया तमाम के निशाने पर जो है वो ये खान साहब हैं, क्योंकि वो एक ही बात करते हैं कि रूल ऑफ लॉ और करप्शन का खात्मा, इनके अलावा और कोई ये बात नहीं करता, क्योंकि ये इस्लामी इक़्तिदार है, ये इस्लाम की बुनियाद है और इसको हम अपनाए बगैर और उसको दुनिया का कोई भी मुल्क अपना बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। वो हमेशा पीछे की तरफ जाएगा, हम पीछे ही की तरफ गए। आज हमारी परसेंटेज देखें 3 करोड़ से ऊपर जो है हमारे बच्चे जिन्होंने स्कूलों का शिकल तक नहीं देखी, और 4 करोड़ के नजदीक, 4.25 करोड़ के नजदीक हमारे मुल्क के अंदर में फकीर घूम रहे हैं। ये तमाम तर ये जो है वो हमारी हुकूमत, पिछली हुकूमतों की नाकामी और उसकी तनज़ुली का मुंह बोलता सबूत है, जो अपने यहाँ से पैसे लूट के बैरून ममालिक में जिन्होंने अपने अकाउंट खोले हुए हैं, और इन्हीं अकाउंट्स को बचाने के लिए जो ये मुख्तलिफ अखबारात और ये जो है वो सारे के सारे एक मुकम्मल माफिया है जो इजराइल को बचाने के वाला एजेंडा है ये। अच्छा। जी बिल्कुल, ये क्योंकि अगर खान साहब होते तो वो मुकम्मल तौर पे इजराइल की भरपूर तरीके से मजम्मत करते, और ये जो है वो इजराइल की हिमायत में बैठे हुए हैं। और आपके सामने रशिया के खिलाफ जो है वो यूक्रेन के अंदर असला की सप्लाई में बिलावल साहब वजीर खारजा थे, वो दीगर तमाम ये जो मिलके इन्वॉल्व थे, ये तमाम के तमाम मिलके उसका क्या हिसाब किताब हुआ, उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी उस असला की जो बेचा गया वहां पे असला, ये तमाम का तमाम रशियन ब्लॉक से। पीपल्स पार्टी जो पुरानी थी वो रशियन ब्लॉक को हिमायत हमेशा करती हुई आई थी, चाहे वो भुट्टो साहब हो, चाहे वो नुसरत भुट्टो साहब हो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मजबूरन जो है ना अमेरिकन ब्लॉक की थोड़ी बहुत इनको हिमायत लेनी पड़ी थी, मगर इसके बाद तो जाके अमेरिकी गोद में बैठ गए। वो जैसा कह रहे हैं वैसे गोद में बैठ के उनकी बातें मान रहे होते तो ये अच्छे लग रहे होते। तो ऐसा क्यों है कि सभी खान साहब के बिल्कुल अगेंस्ट हो गए हैं? मतलब क्यों ऐसा, क्या उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहने का जो जुर्म उन्होंने किया, ये जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद ये खान साहब है जिन्होंने ये जुर्म किया है कि उन्होंने कहा हम आपकी सारी बातें नहीं मान सकते, जो हमारे मफाद में होंगी वो बातें हम मानेंगे, जो हमारे मफाद में नहीं होंगी वो हम बातें नहीं मानेंगे। अगर ईरान हमें 12 रुपए लीटर तेल दे रहा है तो पाकिस्तानी अवाम के मफाद में जाके लें। अगर रशिया हमें 40% सस्ता तेल दे रहा है पाकिस्तानी अवाम के मफाद में हम ले। यहाँ तो रशिया से तेल आके ब्लैक मनी में डॉलर्स की सूरत में तब्दील होकर बाहर गायब हो गए पैसे, उसके अवाम को क्या बेनिफिट दिया गया और फिर खामोशी छा गई। ये सिर्फ और सिर्फ अवाम को बनाने के लिए मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं, अवाम को बहलाने के लिए जो है ना ये मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, अवाम को मुख्तलिफ तमाशों में उलझा के लोगों को जो है ना वो बदगुमानियां पैदा कर रहे होते हैं, मगर हकाइक से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता जो ये बातें कर रहे होते हैं। सलीम सुचानी साहब, जो लोग आईआर पढ़ते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में तो यही चीज पढ़ाई जाती है कि आप कौम के मफाद को देखते हैं, पर्सनल मफाद तो कहीं नहीं आता। आप तो इसमें खान साहब ने कौन सा कुछ अनोखा काम तो नहीं किया, उन्होंने तो यही कहा कि भाई जो कौम के मफाद में होगा हम उस पर बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो उसमें कोई रिश्तेदारी तो नहीं होती कि बिल्कुल हम सही बात, कौमों से रिश्तेदारी नहीं करते। इंटरनेशनल माफिया या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को नहीं चाहिए होते। तो ये तो सभी बात करेंगे ना, जो अपनी कौम का मफाद का सोचे। सलीम साहब, ये तो सभी बात करेंगे, जो भी गवर्नमेंट आएगी, जो भी ये बात करेंगे प्रैक्टिकल करेंगे, उसमें फर्क है ना। ये अच्छा। तो ये प्रैक्टिकल करके दिखाया उन्होंने। अफगानिस्तान से फौजें इन्होंने निकलवाने में मेन किरदार था इनका, और ट्रम्प साहब का जो है ना मेन किरदार था। इन्होंने जाके इनको समझाया कि भाई ये जो है वो
मसले जो इस तरह हल नहीं होंगे, आप उलझते रहोगे, आपकी कौम के पैसे बर्बाद होते रहेंगे और ये जो बीच में आपकी इस्टेब्लिशमेंट है वो माल बनाती रहेगी और ये इधर हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लोग माल बनाते रहेंगे, अवाम हमारी पिसती रहेगी, अफगानिस्तान की पिसती रहेगी, आपकी अवाम के ऊपर बर्डन पड़ता रहेगा। ये बात उनकी समझ में आई, उन्होंने फौजें वापस बुलवाई। अगर वो ना होते तो ये बाइडन या कोई और ये फौजों को वापस ना बुलाता। ये उनकी हिम्मत है, उनकी हिम्मत को सलाम है जो उन्होंने अफगानिस्तान से फौजें वापस बुलाई। ठीक है, 2000 अरब डॉलर इन्होंने इन्वेस्ट किए 20 साल के, यानी $100 पर ईयर, और अफगान कौम के जो है 10 अरब डॉलर बेगरतों ने रिटर्न नहीं किए, जो अफगान कौम के थे वो खा गए, अभी तक रिटर्न नहीं किए उन्होंने। तो ये इन लोगों के हालात है। हालांकि उनको पता थी कि वहाँ खुराक की कमी हो सकती है, उनको पता थी वहाँ पे दवाइयों की कमी हो सकती है, मगर उनको पता थी कि वहाँ अवाम के लिए बदतरीन हालात पैदा हो सकते हैं, मगर उन्होंने इसके बावजूद भी वो पैसे रिटर्न नहीं किए अवाम के मफाद में, क्योंकि उनको अपने जाती मफादात ज्यादा अजीज है, उसको मुसलमानों कौम के मफाद नहीं अजीज। 5 मुस्लिम ममालिक को उन्होंने किस खुशी में बर्बाद किया था। ठीक, अच्छा इकबाल साहब, JUIF के सरबरा मौलाना फजल रहमान साहब का भी आज बयान आया, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी घनगरज थी उनकी भी आवाज़ में, और उन्होंने फ़लस्तीन से लेके पाकिस्तान तक सारी चीज़ों को, बल्कि उन्होंने भारत को दावत भी दी कि आए मुज़ाकरात की टेबल पे बात करते हैं। अफ़गानिस्तान के बारे में भी उन्होंने काफ़ी बात की। उन्होंने कहा कि PTI के बारे में जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि PTI के साथ कोई ज्यादती नहीं की जा रही, बल्कि इसको नुमाया किया जा रहा है, इसको सामने लेके आया जा रहा है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर हमें मुसल्लत हमारे ऊपर करने की कोशिश की गई तो हम ये नहीं होने देंगे। आप समझते हैं कि कुछ इस एंगल से भी सोचा जा सकता है, कोई ये एक एंगल भी है? देखिए, मैं जरूर इस बात का जवाब आपको दूंगा। पहले मैं अपने सलीम भाई की बातों को जज्बाती अंदाज में तकरीर करे तो उनको दुरुस्त करता चलूं। उन्होंने कहा कि लूटा हुआ पैसा बाहर ले गए, तो पौने 4 साल आप आलू छोले नहीं बेच रहे थे, आप गवर्नमेंट में थे, और खास इंटरनेशनल तकरीरों में जब ये देने का टाइम आया था रिजीम चेंज उसी वक्त किया गया सर। मैं बोला नहीं हूँ जी, मैं बिल्कुल नहीं बोला आपके बीच में। अच्छा सलीम साहब, उनका टाइम है ना, उनको आप बोल लेने दें, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। इनका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है PTI वालों का असल में। जी जी, नहीं सर, आपको टाइम पूरा मिलेगा, आप बोलें बिल्कुल। देखिए, बात पता है क्या, इल्जाम लगाना PTI के पास सिवाय इल्जाम लगाने के पौने 4 साल इनका इक़्तिदार था। क्या पौने 4 साल में इन्होंने किसी के ऊपर कोई क्राइम साबित किया? 12-14 साल आसिफ अली जरदारी ने नाकर्दा गुनाहों की सजा काटी, क्या इन्होंने साबित कर दिया आसिफ साहब के ऊपर इल्जाम? इन्होंने अदी फरियाल पर 400 अरब रुपए का इल्जाम लगाया, 4 लाख रुपए का इल्जाम भी साबित नहीं कर सके। बैरून मुल्क असासों की बात करते हैं, ये PTI के वो बेवकूफ कारकुनान है जिनको ये पढ़ाया गया, इनकी कैसेट नहीं बदली अभी तक, ये पुरानी कैसेट अभी तक बजाए जा रहे हैं। सर थोड़ा सा अल्फाज के चुनाव को ख्याल रखिए इकबाल साहब, अल्फाज के चुनाव का ख्याल रखिए, क्योंकि मेहमान हमारे लिए काबिल एहतराम होते हैं। ठीक है, चले मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। जी जी, ये भूल गए हैं कि वाहिद लीडर इमरान खान था, जो जब रशिया गया तो बिलावल भुट्टो जरदारी वाहिद लीडर थे जिन्होंने वजीर खारजा बनने के बाद इमरान खान के रशिया के दौरे को डिफेंड किया। ये बुग्ज़े भुट्टो में इतने आगे निकल जाते हैं कि सच और झूठ बताना भूल जाते हैं। और जहां तक फलस्तीन से जुल्फिकार अली भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो फलस्तीन के जो सरबराहान थे, जो उनका रिश्ता है वो आज तक साबित है, कायम है। और यहाँ भी पाकिस्तान में भी फलस्तीन पर जो इस वक्त क़यामत सगरा का जो मंजर है, उस पर अगर पाकिस्तान के अंदर किसी सियासी जमात ने सबसे पहले आवाज उठाई तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, देन उसके बाद जमात इस्लामी ने उठाई। तो ये बात न करें कि जी हम यूक्रेन के साथ और फलां के साथ, ये हवा में बातें करना छोड़ दें। ईरान के साथ अगर गैस पाइपलाइन का मंसूबा किया तो वो आसिफ अली जरदारी था। CPEC का मुआहदा अगर चाइना के टाइम पे वो आसिफ अली जरदारी थे। भाई ये बातें करने से नहीं होता, आपको एविडेंस देने होते हैं। पौने 4 साल अब इक़्तिदार में थे, आप अपने पौने 4 साल की कारकर्दगी का एक अल्फाज बता दें कि आपने पाकिस्तान को पौने 4 साल में बदगुमानी का, गलम गुलोच की सियासत का, कल्चर का, बदतमीजी का, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के अलावा कोई आपके हिस्से में क्रेडिट जाता है तो वो बता दें। और अगर कोई क्रेडिट जाता है तो वो 9 मई का वाकया था, जो आपने शौदा की, बेहुरमती की, आपने हसास इदारों पर हमले किए, आपने पाकिस्तान की आवाम को अपनी अफवाज से गुमराह किया, आपने इस मुल्क के साथ वो काम किया जो दुश्मन भी न कर सका। असल बात यह है, आपका एजेंडा भी यही था। तो साबित यह हुआ कि लोग जो आपको कहते थे, देखें हकीम सईद और डॉक्टर इसरार को नहीं पता था कि इमरान खान तहरीक इंसाफ पार्टी बनाएगा और वजीर आजम बनाएगा। उन्होंने आज से 25-30 साल पहले इनके इरादे बता दिए थे। तो उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं था, वो एक पाकिस्तान के जय्यद लोग थे जिन्होंने इल्जाम
इमरान खान के ऊपर जो बात कही थी वो आज साबित हो रही है। तो ये हमारा सर वो क्लिप लाए आप, खाली बातें ना करें, वो क्लिप लेके आए, उसका जवाब आपको मिलेगा। वो क्लिप लेके आए, सारे इल्जाम लगाने वाली बातें ना करें, झूठे इल्जाम लगाने वाली, अब क्लिप लेके आए। डॉक्टर इकबाल खान साहब बिल्कुल झूठ बोलते जाएंगे तो उनकी झूठ। अच्छा देखिए, इल्जामात की सियासत और बयानात जो हैं ये तो खैर कोई भी तनकीद पे तनकीद बराए तनकीद तो नहीं होनी चाहिए, हकायक पे बात करनी चाहिए। और डॉक्टर इसरार साहब के जिस गुफ्तगू की आप बात कर रहे हैं वो पूरी गुफ्तगू और पूरा जो क्लिप है उनका जो पूरा प्रोग्राम है वो अगर सुना जाए, की किताब निकाले जापान कहानी, जी जी उस पर दिखे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इकबाल साहब। देखें हकायक ग्राउंड रियलिटी इसको आप देखें तो फिर बात की जा सकती है। बहरहाल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और हमें ज्वाइन कर लिए डॉक्टर सफ़ान मलिक साहब ने, MKM से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आज तो बड़ा ज़बरदस्त दिन रहा, शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ ले आए हैं, 2 दिन का दौरा कर रहे हैं कराची का और आपके बड़े अहम रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी, बड़ी धुआंधार खिताबात किए उन्होंने। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बिल्कुल देखें, सियासी जमात है जी और पॉलिटिकल पार्टी हमारे जमातों से राब्ते भी हैं और होती चाहिए जी, और ये हम राब्ते तमाम रवाबित के सिलसिले लोगों की भलाई, लोगों की फलाह और बहबूद के लिए हैं। और जिस असरात आप अपने दिनों में देखेंगी, इससे आपको इस चीज से कभी लोगों की नजर में हो जाएगा इंशाल्लाह कि MKM का आने वाला एजेंडा क्या है, इंशाल्लाह लोग के लिए क्या क्या इक़दाम होने वाले। अच्छा, तो अभी मुलाकातों का सिलसिला जारी है, आपका जो एजेंडा था, आपने कुछ तरामीम आज से पहले जो प्रोग्राम किए थे आपके साथ, तो आपने बताया था कि कुछ तरामीम है जो हम नून लीग के सामने रखेंगे और फिर उस पर गुफ्तगू की जाएगी और बाहमी मुशावरत और तबादला ख्याल के बाद जो अवामी जो फ़वाइद के लिए तरामीम की गई हैं उन पर अमल दरामद के वादे लिए जाएंगे। वो सारी तरामीम आपने रखी, उस पर कुछ बात हुई या अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन का सेशन चल रहा है? देखिए, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि हमारा बड़ा ये 1 पॉइंट एजेंडा है। हम इस पर बहुत वाजे हैं कि हमारी 3 आईनी तरामीम हैं और अगर उन आईनी तरामीम को केटर किया गया, उन आईनी तरामीम को एक्सेप्ट किया गया, उसी सूरत में MKM का वोट किसी भी वफाकी जमात के लिए है। और बिल्कुल हमें इस चीज की यकीन दहानी कराई गई है कि हमारी जो 3 आईनी कमिटमेंट जो हमारी जात के लिए नहीं है, जो कराची के लोगों के लिए है, कराची वालों के लिए, जिसमें बिलखुसूस आम आदमी को एम्पावर करने की हमारी जद्दोजहद है। MKM का वजूद इसी बात के लिए हुआ था। डॉक्टर साहब, आप ये वादे जो है ना, ये स्टैम्प पेपर पे आप लिखवाएं और आप फिर आप कुछ करें, वरना फिर वो बीच मंधार में आपको छोड़ दिया जाता है, आप किसी भी गवर्नमेंट के साथ वादे वईद कर लेते हैं। नहीं, देखिए, इसमें मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करता हुआ चलूं कि हमारे साथ अब ये मजदार वाली MKM यहाँ मौजूद नहीं है। अच्छा। इसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल ये है कि जब हमारे साथ बहुत बड़ा हैंड करने की कोशिश गई सेंसस के मामले में, तो हमारी कोशिशों से, हमारी काविशों से 75 लाख लोग इस शहर में बाजियाब कराए गए। बिल्कुल उसी तरह हमारी स्टेज 2 में अगली बात हमारी ये है, जो कि सिर्फ कराची के लिए नहीं है, पूरे सिंध के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, जिसमें हम आम आदमी को एम्पावर करने की बात करें, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि MKM जिसका एजेंडा ये था, जिसका ये वजूद का पर्पस ये था और आज भी है कि एक आम आदमी की नुमाइंदगी एक आम आदमी करे। कोई जागीरदार किसी किसान की नुमाइंदगी नहीं कर सकता, कोई वडेरा किसी किसान की नुमाइंदगी नहीं कर सकता, इसी तरह कोई बहुत बड़ा सरमायादार ताजिर किसी मजदूर की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। तो MKM मजदूर की नुमाइंदगी पे बिलीव करती है, किसान की नुमाइंदगी पर बिलीव करती है, उसी की जद्दोजहद हम कर रहे हैं। और जिसमें हमने सबसे अहम बात जो रखी है मुस्लिम लीग नवाज के सामने, जो कि बिल्कुल एक वफाकी पार्टी है, जिसके पास हमने ये वाली बात रखी है कि देखिए, आप जब तक एक सूबे के अंदर, एक मुल्क के अंदर, तब तक आप जनरल इलेक्शन की तरफ ना बढ़े जब तक आप लोकल बॉडी सिलेक्शन ना करवाएं, क्योंकि लोकल बॉडी सिलेक्शन जो है वो जमहूरियत की नर्सरी है, वो लीडर्स बनाने की नर्सरी है, वो आम लोगों को एम्पावर करने की जगह है। जब तक आप वो ना करें तब तक ना करें। बिल्कुल इसी तरह जब एक सूबों के अंदर जब आपने वजीर आला बना दिया, उन 4 वजीर आलाओं के पास ही तमाम इख्तियारात आपने लाके पार्क कर दिए। कराची के, पाकिस्तान के, सिंध के तमाम वसाइल आपने 4 वज़ीर आला पार्क कर दिए।
तो उन इख्तियारात को लेने की जंग हम कर रहे हैं, और ये इख्तियारात हमें अपनी जात के लिए नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान की आवाम के लिए चाहिए, कॉमन मैन के लिए चाहिए। बड़ी अच्छी बात है कि आप पाकिस्तान के अवाम के लिए सोच रहे हैं और ख़ासतौर पे कराची के अवाम के लिए सोच रहे हैं, नौजवानों के लिए सोच रहे हैं। एक नुक्ता जो यहाँ के यूथ का है, जो अक्सर यहाँ के नौजवान उठाते हैं कि भाई ये कोटा सिस्टम जो है इसको भी ख़त्म होना चाहिए, ये भी ज़रूर रखिएगा। दूसरी जाने मैं आपसे एक और बात पूछना चाह रही हूँ कि वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री डायरेक्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान के मुआशी मॉडल को नाकारा करार दे दिया है। पूरे मॉडल को, पूरा जो हमारा मुआशी मॉडल है उसको नाकारा करार दे दिया है। और इसी से साथ जो यहाँ के जो ताजिर हैं, ख़ासतौर पे कराची की जो मैं बात कर रही हूँ, जो 72% रेवेन्यू दे रहा है मुल्क को, उनके ताजिरों ने आज पूरे वफ्द ने डीजी रेंजर्स साहब से मुलाकात की है और अमन व अमान के हवाले से बात की है, क्योंकि आए दिन ताजिर यहाँ पे लुट रहे हैं और गोलियों का निशाना बन रहा है, टारगेट किलिंग हो रही है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप भी यहाँ के स्टेक होल्डर हैं, इस शहर के स्टेक होल्डर हैं, तो यहाँ इन मामलात पे भी आपकी नज़र है? जी बिल्कुल, देखें हम तो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पर आज भी हैं और पिछले गुज़िश्ता सालों में भी रहे। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है, आज तो तमाम चीजों के बाद जब हम इस नतीजे पर पहुंचे कि आज भी ताजिर वही तमाम प्रॉब्लम्स फेस कर जो मैं थे, और 32 के साथ आज हम स्टेक होल्डर, बिल्कुल मैं आपकी बात को अग्री करता हूं, लेकिन हम लोगों के दिलों में मौजूद होने वाले स्टेक होल्डर हैं। हम इख्तियारात के स्टेक होल्डर आज भी नहीं है। हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैसे आज भी नहीं। 32 के साथ इन 15 सालों में आपको कंप्लीट कोलैप्स आने में सूबे को कंप्लीटली, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट कराची, मैं तो सिंध के तमाम अजला की बात कर रहा हूँ, तमाम शहरों की बात कर रहा हूँ जो कंप्लीटली आज कोलैप्स हो चुके हैं, जहां पर हेल्थ केयर का निजाम, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निजाम, जहां पर आपके पास बेसिक ट्रांसपोर्टेशन का निजाम, जहां पर लोकल बॉडीज का निजाम कंप्लीटली कोलैप्स हो चुका है। जिसका रिजल्ट ये है कि आज वो तमाम ताजिर मजबूर है इस बात पर कि वो डीजी रेंजर्स से मुलाकातें करें और अपने मामला हल कराएं। काश ये बेहतर होता है कि आज हमारी जो हुकूमत थी, जिन्होंने यहाँ पर वक्त गुजारा, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 15 साल तक बिना शिरकत गैरे यहाँ पर पावर में रही है, काश वो अपने वादे अगर वफा करती, चीजों को प्रॉपर्ली डिलीवर करती, तो ये हालात आज ना देखने पड़ते। आज लोगों में आदम एतमाद की कैफियत है। हम बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी अश्योर करा रहे हैं कि एमकेएम वो वाहिद जमात है जिसके पास जब इख्तियारात और वसाइल थे तो उसने अपना भरपूर 100% दिया है और इस कराची को डिलीवर किया है, इस सूबे के अंदर इसके रेवेन्यू में जनरेशन पैदा की है। आज भी अगर कोई ला सकता है तो ये एमकेएम पाकिस्तान है, यही जमात। अच्छा, ये खबर आपके नॉलेज में है कि स्टेट बैंक ने जीडीए रहनुमा फहमीदा मिर्जा को बैंक डिफॉल्ट करार दे दिया है? ये लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो ये तो बिल्कुल क्वेश्चनेबल बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये आपके इत्तेहादी है ना, जीडीए, एमकेएम, नून लीग, ये सब अभी इत्तेहाद बना रहे हैं, तो ये सारी चीजें यकीनन आपको सामने रखनी पड़ेंगी कि अब आपका जो फिल्टर जो लीडरशिप है वो आनी चाहिए। देखिए बिल्कुल ये आपकी बात सही है, मैं इसको एग्री करता हूं, लेकिन हैविंग सेड दैट कि हम इस वक्त मेजर इश्यूज पर बात कर रहे हैं, अगर किसी जमात के कोई कारकुन कोई इस तरह का काम करे तो एमकेएम इज नेवर गोना सपोर्ट दैट थिंग, तो हम कभी उसके हामी या हिमायती नहीं हो सकते। आप उसके खिलाफ बात करेंगे कि एमकेएम के अपनी ऐसी काली भीड़। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा सलीम, अकाउंटेबिलिटी, सलीम सिफरानी साहब से भी बात कर लेते हैं। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है डॉक्टर साहब, आपकी जो लाइन में कुछ, जो कॉल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। बहरहाल इसको भी देख लेते हैं। सलीम साहब, वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री डायरेक्टर हैं उन्होंने जो मुआशी मॉडल को कहा है कि बिल्कुल ही बेकार है पाकिस्तान का मॉडल, मुआशी मॉडल, और नाकारा हो चुका है। नाकारा का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। अब इस सूरत हाल में जब एक इंटरनेशनल लेवल पे ये बात आ जाए, वर्ल्ड बैंक का एक कंट्री डायरेक्टर ऐसी बात बोल दे, ऐसा बयान आ जाए, तो क्या हमारी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है, क्या इमेज बनता है हमारा? सर ये वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर को बात अच्छी की है उन्होंने, मगर बात पूरी भी करनी चाहिए इनको। अच्छा तो आप पूरी कर दें। देखिए ना, ये जो पाकिस्तान माशी बदहाली का जो शिकार है, पाकिस्तान में जो इतनी मईशत डूब रही है और जो पाकिस्तान के पैसे लूट लूट के इन्हीं के बैंकों में जा रहे हैं ना, यूरोपियन बैंकों में, अमेरिकन बैंक, हमेशा पूरी करनी चाहिए। पाकिस्तानी कौम का लूटा हुआ पैसा वाले भी यही लोग हैं, यही कहना चाह रहे हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग को प्रोटेक्ट भी यही करते हैं और फेटअप पे पाबंदियां पाकिस्तानी कौम के ऊपर लगती हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे वो संभाल के अपने पास बैठे होते हैं, अपनी इकोनॉमी को उसमें ग्रोथ कर रहे होते हैं। ये दो तरफा पॉलिसियां ये बंद होनी चाहिए और गरीबों के हुकूक मिलने चाहिए, उनका लूटा हुआ पैसा उन तक पहुंचना चाहिए। समझते सूरत हाल ये क्रिएट की गई है, पूरा जो पाकिस्तान का जो प्रोफेशनल एक जो क्रीम थी वो उठ के इन्हीं के ममालिक में चली गई। ये भी एक बहुत बड़ा ब्रेन ना, जब यहाँ पे हालात खराब किए गए, जब यहाँ पे हालात में बदअमनी पैदा की गई, ये
ये पैदा की गई है, इसके अंदर बाहर से लोग नहीं है, यही जमातें हैं जिन्होंने हुकूमतें की हैं। अच्छा। उसके जिम्मेदार यही जमातें हैं जिन्होंने, और यही हमारे जो छुपे हुए जो पीछे एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग हैं जो सपोर्ट किया, जिन्होंने पहले एमक्यूएम बनाई, वहाँ पे 25-30 हज़ार हमारे कराची के नौजवानों को बहका के मरवा दिया इन लोगों ने। मारने वाले भी यही थे, बनाने वाले भी यही थे। आज वही लीडरान तो बैठे हुए हैं, लीडरान तो कहीं नहीं गए हैं, लीडरान तो बैठे हुए हैं आज भी। बाकी 25-30 नौजवान, 1000 नौजवान कराची का जो इलाज करवाने बाहर चले जाते हैं। हाँ, इलाज करना, क्योंकि यहाँ पे इलाज की सहूलत भी आवाम के लिए नहीं है, ना इनके लिए, वो बाहर चले जाते हैं। तालीम के लिए इनके बच्चे बाहर चले जाते हैं। ठीक ठीक। और गरीबों को बच्चों को तालीम ही नहीं मिलती है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मैं आपको बात का जवाब दे दूं, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो कहा है ना कि इनको प्रोजेक्शन किया जा रहा है, ये प्रोजेक्शन ये नहीं करे, प्रोजेक्शन अल्लाह का वो हुक्म कर रहा है जिसने दिया है कि जब जुल्म होता हुआ देखो तो यहाँ तो हाथ से रोको, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं तो जबान से बोलो, अगर जबान से रोकने की भी ताकत नहीं है तो कम से कम दिल में बुरा समझो। आज पाकिस्तानी अवाम इस जुल्म को दिल में बुरा समझे हुए, और 8 फरवरी को वो थप्पा मार के जुल्म का जवाब भी देगी वो। ठीक है, एक बार और ये जो तरक्याती प्रोग्राम के पीटीआई ने क्या तरक्या करवाई है मुल्क के लिए, क्या बेहतरी की है। 35 करोड़ डॉलर की जो है वो एक्सपोर्ट पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा गई। 6.1 जो है वो जीडीपी ग्रोथ वो फर्स्ट टाइम पीटीआई के दौर में हुआ। 12,000 पर पर्सन जो है पर फैमिली बिला इम्तियाज दिए गए। ये नहीं देखा गया कि पीटीआई का है, ये नहीं देखा गया कि वो कौन सी पार्टी का बिला इम्तियाज दिए गए। ठीक है, जो ऑन रिकॉर्ड बातें हैं 10 लाख का हेल्थ कार्ड दिया गया। और पाकिस्तान जो है वो यकसा तालीमी निज़ाम के लिए इस पे काम हो रहा है। ये बातें मैं कई दफा कह चुका हूँ, मगर ये हर नया आने वाला जो यही इल्जाम लगा देता है कि इन्होंने क्या किया, और जो क्या किया आपने क्या करके दिखाया। ईवीएम का भी आपने ही मामला उठाया था, ईवीएम का, फॉरेन में रहने वाले वो पढ़े लिखे वोटर्स का, इसके अलावा कई मिसालें पूछ लेते हैं ना, उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रोग्राम बिल्कुल अपने अख्ताम को है। इकबाल साहब, ये बातें कुछ जो ऑन रिकॉर्ड हैं, बहरहाल जैसे आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का वो किया, आवाम के लिए कार्ड बनाया, इसी तरह और दूसरे कार्ड पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में भी किए, सेहत कार्ड दिया और भी बहुत कुछ, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइए, ईवीएम का मामले पे क्यों आपका एतराज़ात उठ गए? ये तो बड़ा सिंपल सा मामला था कि जैसे हम बैंक के अकाउंट खुलवाने के लिए हम अपना अंगूठा इस्तेमाल करते हैं और उसमें हमारा काम हो जाता है, कोई और चीज़ काम नहीं आती, अंगूठे का इस्तेमाल ज़रूरी है। तो इसी तरह वोट देने में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? देखिए, मैं पहले से भाई बिल्कुल इसका जवाब देता हूँ। मैं मेरे भाई से सलीम की बात का जवाब देता हूँ। सर, टाइम बहुत मुख्तसर है आपके पास। बिल्कुल, हाँ, आपने मुझे इतना मुख्तसर टाइम दिया, इसके लिए सर इससे पहले बहुत सारा टाइम दिया आपको। देखिए इसमें मतलब इशू ये है, जब भी मेरे भाई सलीम ने कहा कि जीडीए का जब रहनुमा फहमीदा मिर्जा का आपने जिक्र किया ना, तो उन्होंने कहा यही तो वो मसला है जो लूटा हुआ पैसा मुझसे बाहर रह गए। तो ये 2 साल पहले तक ये भूल गए थे ये बात कि यही मुत्तदा कौमी मूवमेंट थी जो बड़ी नफीस थी, यही जीडीए के लोग थे जो आपके साथ कोलिशन गवर्नमेंट में थे। तो मेरे भाई कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा हफा आपने, मेरे भाई इस्तेमाल के भी होता है। आप लोगों को इस्तेमाल किस तरह करते हो? आप इस्तेमाल सही करते हो, इस्तेमाल गलत करते हो, आपके इस्तेमाल के ऊपर भी है। ये ध्यान में रखें, आप लोगों के हाथ में टीटी देते हो या आप लोगों के हाथ में कलम देते हो, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। जो कील लगी हुई है वो निकाल लें, आपके हाथ में भी डिपेंड करता है कि आप लोग क्या। सलीम साहब, आप उन्हें बात मुकम्मल करने देना प्लीज। सीट के नीचे जो कील लगी हुई है पहले उसको निकालें। इकबाल साहब, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप उसका भी तो जवाब देना। दूसरी बात, ईवीएम मशीन की ये बात करते हैं, मैं आपसे कहता हूँ पाकिस्तान का कितना % एरिया पढ़ा लिखा है, पाकिस्तान में लिटरेसी रेट क्या है, पाकिस्तान में ज्यादातर इलाका है सर जो पेपर। और दूसरी बात, ईवीएम मशीन जहाँ जहाँ दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, वो बाहर मुल्क जो पढ़े लिखे वोटर उनसे वोट आप छीन रहे हो, और आप कहते हो पढ़े लिखे नहीं है। इनकी तालीम आप लोगों ने नहीं दी। सिंध के अंदर में करोड़ों लोग गैर तालीमी याफ्ता है, आपने तालीम उनको नहीं दिया, उनको गैर तालीमी याफ्ता होने का फायदा आप लोग उठा रहे कि वो पढ़े लिखे नहीं है। डॉक्टर सफान मलिक साहब, आप अपने लास्ट कमेंट दे दीजिए। जी डॉक्टर साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? राब्ता शायद मुनक़ता हो गया है। नाज़रीन, जी डॉक्टर साहब, लास्ट कमेंट चाहूंगी आपसे लेना। लास्ट कमेंट बहुत मुख्तसर देता हूँ। देखिए, ये इल्जाम को भी लेगा, मुश्किल में चुका है। अगर मुश्किल वक्त अगर फॉरवर्ड करेंगे तो आपका कर ठीक
ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सफ़ान मलिक साहब, आपका आपने वक्त निकाला है। इकबाल सान साहब आपका बहुत शुक्रिया, और सलीम सिचवानी साहब आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी के लिए। नाज़रीन, सियासी उतार चढ़ाव जारी है, ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो 8 फरवरी को आवाम ही फैसला करेंगे। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के।